नमस्कार मित्रों, मैं बाल मुकुंद और आप देख रहे हैं संस्कृत आस्था चैनल। मित्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी और सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले व्याकरण पढ़ रहे हैं। व्याकरण में इसके पहले के भागों में आपने पढ़ा कि हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटकर कैसे उसके प्रत्येक तथ्यों का हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। जिसमें आपने देखा वर्णमाला में जो व्याकरण के अंतर्गत है, व्याकरण के 3 प्रमुख अंग हैं। जिसमें आपका पहला अंग था वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। तो सबसे पहले अंग को हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ण को, जहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वर्ण को हमने 2 भागों में बांटा उसका अध्ययन करने के लिए, पहला स्वर दूसरा व्यंजन। तो उसके पहले भाग का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, यानी हम लोग स्वर को पढ़ रहे हैं। स्वर के कई भेद कई प्रकार हमने किया है उसका अच्छे से अध्ययन करने के लिए। तो उसमें हमने पढ़ा सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़ा कि 2 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 2 भेद होते हैं। दोनों में एक तो आपका है मूल स्वर और दूसरा है आपका है संधि स्वर। इसको हमने पढ़ा और इसमें मूल स्वरों की जो संख्या है, मूल स्वरों की संख्या 4 है। इसमें आपका छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ और री, ये 4 अक्षर मूल स्वर में आते हैं। और संधि स्वर में हमने 2 प्रकार के स्वरों को पढ़ा। एक तो है दीर्घ स्वर, जिसमें आपका बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ। इसमें री को नहीं शामिल किया गया क्योंकि बड़ी री हिंदी में नहीं है, बड़ी री संस्कृत में है। तो इस प्रकार से जो संधि स्वर के अंतर्गत जो दीर्घ स्वर हैं उनकी संख्या 3 बताई गई। और इसके बाद आपको इसमें एक और कैटेगरी बताई गई, जिसको कहा जाता है संयुक्त स्वर। तो ये आपका संयुक्त स्वर था। संयुक्त स्वर इसमें आपका आता है ए, ओ, आ। ये 4 स्वर आपके संयुक्त हैं। मित्रों ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से संख्या को लेकर क्वेश्चन उठता है, पूछा जाता है कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है। तो दीर्घ स्वरों की संख्या आप ये केवल 3 को नहीं बताएंगे, क्योंकि इनको भी दीर्घ माना गया, ये भी दीर्घ हैं, ये भी बड़े हैं, 2 मात्राओं वाले हैं। इसलिए इनको और इनको यानी दीर्घ और संयुक्त सभी अक्षरों को जोड़कर हम लोग संख्या बताएंगे। तो 4 ये और 3 आपका ये, कुल मिला के संख्या 7 होती है। अच्छा, इसके बाद यदि क्वेश्चन आता है संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर में आप इन 3 अक्षरों को नहीं शामिल करेंगे। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है संयुक्त स्वरों की संख्या तो कितनी है, 4 है। इसके बाद यदि आपसे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वरों की संख्या कितनी है। मूल स्वरों की संख्या की बात आती है तो मूल स्वर आपके 4 हैं। तो मूल स्वरों की संख्या भी 4 है। तो आपने देखा कि दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है, संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है, मूल स्वरों की संख्या 4 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको कभी भी पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो ये संख्या आप याद रखिएगा। मित्रों, ये तो था स्वर को उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़ा, ये उत्पत्ति के आधार पर था। अब इसके बाद हम लोग स्वर को कालमान के आधार पर पढ़ेंगे। कालमान के आधार पर, कालमान के आधार पर स्वर ये हम लोग पढ़ेंगे। और ये पहला जो भाग था हमने पढ़ लिया, उसमें जो भी कुछ खास बातें थी वो आपने जान लिया। उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद किए गए हैं, 2 भेद किए गए हैं। एक आपका मूल स्वर है, एक आपका संधि स्वर है। मूल स्वरों की संख्या 4 है, संधि स्वरों की संख्या आप देख सकते हैं 7 है, जिसमें दीर्घ स्वर 3 है और उसमें संयुक्त स्वर 4 है। ये सभी आप पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि कालमान के आधार पर स्वर की कितनी संख्याएं हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं।
तो इस प्रकार हम प्रत्येक तथ्यों का बारीकी से अध्ययन करेंगे, बारी बारी से प्रत्येक तथ्यों को पढ़ेंगे और इस तरह से पढ़ेंगे कि वहाँ से कोई भी क्वेश्चन बने उसको हम बना ले जाएं, उसको हम कर ले जाएं, कोई भी क्वेश्चन हमसे गलत ना हो। तो इस तरह हम पढ़ेंगे। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर जरूर करिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो वह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए देखते हैं कालमान के आधार पर। मित्रों, कालमान के आधार पर स्वर वर्णों को हम 3 भागों में बांट लेते हैं उसका अच्छे से अध्ययन करने के लिए, ताकि हम उसको बढ़िया से जान सकें। तो कालमान के आधार पर 3 भागों में हमने बांटा। याद रखना मित्रों, ये हम स्वर वर्णों के बारे में पढ़ रहे हैं, केवल स्वर के अक्षरों को पढ़ रहे हैं, अभी व्यंजन को बिल्कुल नहीं हम पढ़ रहे हैं, उसको नहीं देखना है, केवल हम इसमें स्वर को पढ़ रहे हैं। तो स्वर में कालमान के आधार पर स्वर वर्णों को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 3 भाग हैं आइए देखते हैं। तो पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है पुरुष स्वर। ये 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में हम बांट लेते हैं इसका बारीकी से अध्ययन करने के लिए, ताकि हमारे लिए आसान हो। तो ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है। आइए सबको देखते हैं बारी बारी से। मित्रों देखिए, ये जो पहला भाग है आपका, इसे ह्रस्व स्वर कहा गया है। ह्रस्व मीन्स होता है छोटा, ह्रस्व मीन्स होता है छोटा, और दीर्घ मीन्स होता है बड़ा, और पुरुष मीन्स होता है बहुत ही ज्यादा देर तक बोला जाने वाला स्वर। इसको बहुत देर तक बोला जाए, इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, वीडियो पर बने रहिएगा। अभी सबसे पहले इन सबको देखते हैं। देखिए मित्रों, जो अभी आपने इसके पहले पढ़ा है, उत्पत्ति के आधार पर पहला भेद मूल स्वर। जितने भी मूल स्वर हैं वही मेन है, वही सबसे पहले उनकी उत्पत्ति हुई है। तो उसमें ह्रस्व स्वरों में वही सब अक्षर आते हैं। जैसे आपका छोटा आ है, छोटा आ के बाद छोटी ई है, फिर छोटा ऊ है, फिर री है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो री आप देख रहे हैं ये हिंदी की री है, और हिंदी में छोटी री को ही इस्तेमाल किया गया है, छोटी री को ही स्थान दिया गया है। ये छोटी री है, बड़ी री को संस्कृत में लिया गया है। तो ये आपकी 4 ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व मीन्स होता क्या है अभी आपको बताएंगे। फिलहाल अभी यहाँ देखिए दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। तो इसके पहले आप पढ़ चुके हैं दीर्घ स्वर आपके कौन कौन से हैं। तो दीर्घ स्वरों में बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ओ है। री नहीं है, संस्कृत में बड़ी री है, हिंदी में नहीं है। ये आपके दीर्घ स्वर हो गए। प्लुत क्या होता है उसके बारे में अभी आपको बताएंगे। अभी आप आइए देखिए और इसका बारीकी से हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए मित्रों, ये ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व मीन्स होता है छोटा, ह्रस्व मीन्स होता है बहुत कम, बहुत थोड़ा। तो इन अक्षरों को ह्रस्व क्यों कहा गया, आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। मित्रों, कोई भी अक्षर आकार में छोटा हो बड़ा हो इससे कोई मतलब नहीं होता है। छोटा बड़ा उसको हम देखते हैं उसके अवधि के आधार पर, उसके बोले जाने वाले समय के आधार पर, किस अक्षर को कितनी देर तक बोला जाता है, इस हिसाब से हम उस अक्षर को बड़ा छोटा कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं आ तो ये छोटा है, हम बोलते हैं आ तो ये बड़ा हो गया। इसी प्रकार हम पढ़ भी रहे हैं कालमान के आधार पर। काल मीन्स होता है समय, यानी हम लोग समय के आधार पर स्वर के अक्षरों को पढ़ रहे हैं। कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन बहुत बड़ा है, कौन ह्रस्व है, कौन दीर्घ है, कौन पुरुष है, इस प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ह्रस्व मीन्स होता है छोटा, बहुत कम। इस प्रकार ऐसे वर्ण, ऐसे अक्षर जिनको बोलने में बहुत कम समय लगे, जिसको बोलने में बहुत ही कम समय लगे, उसे ही ह्रस्व वर्ण कहा जाता है। ये उत्पन्न हुए हैं, इनकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई है, ये मूल स्वर हैं। इनको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, इसलिए इनको ह्रस्व स्वर कहा गया। इन स्वरों में छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटी री को रखा गया। इनको जब बोलते हैं हम तो इसमें कितना समय लगता है इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बोलते हैं आ, ई, ऊ, री, कितना समय लगा। और अपेक्षाकृत तुलना करें तो जितना समय इसको बोलने में लग रहा है, जितना समय ह्रस्व स्वर को बोलने में लग रहा है, उससे 2 गुना समय इसको बोलने में लगता है। इसलिए हम बोले आ, इतना समय लगा, हम बोले आ
इतना समय लग गया। इसमें ज़्यादा समय लग रहा है ई उ ओ। इस प्रकार हम देख रहे हैं ये बड़ा है, ये दीर्घ है, क्यों? क्योंकि इसको बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है। तो ये आपका हर्ष स्वर है, इसको बोलने में कम समय लगता है। ये आपका दीर्घ स्वर है, इसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। अब आइए प्लुत को समझते हैं। प्लुत स्वर क्या होता है मित्रों? कभी कभी कोई कोई ऐसा स्वर होता है जिसको हम बहुत देर तक बोलते हैं, बहुत ही काफ़ी समय तक उच्चारित करते हैं, उसी को प्लुत स्वर कहा जाता है। पूरे स्वर वर्णों में से जितने भी 11 आपके स्वर वर्ण हैं, किसी भी स्वर वर्ण को यदि आप इस दीर्घ वाले स्वर से ज़्यादा समय तक उच्चारित कर देते हैं, वही स्वर आपका प्लुत स्वर हो जाता है। प्लुत स्वर की कैटेगरी में कोई एक या दो स्वर नहीं आता, कोई दो चार स्वर नहीं आता। प्लुत स्वर की कैटेगरी में सभी स्वर आते हैं और वह स्वर प्लुत अवस्था में हो जाता है जिस स्वर को हम बहुत देर तक बोल देते हैं, बहुत ही ज़्यादा समय तक बोल देते हैं। जैसे एक शब्द है ओम। ओम का उच्चारण जब भी हम करते हैं तो ओ बहुत देर तक बोलने के बाद तब माँ बोलते हैं ओम, इस प्रकार। तो ओ का उच्चारण हमने बहुत देर तक किया। इस दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा देर तक, इस ह्रस्व स्वर से भी ज़्यादा देर तक, सबसे ज़्यादा समय तक हमने किसी स्वर का उच्चारण कर दिया तो वो प्लुत हो गया। यहाँ हमने ओ का उच्चारण बहुत देर तक किया तो वो प्लुत स्वर हो गया। आइए देखते हैं इस तीन को, जो हिंदी का तीन लिखा गया है, कि हिंदी का तीन क्या होता है। मित्रों, जब नाटककार ने नाटक लिखा या किसी ने कुछ भी लिखा और उस लेखनी के द्वारा उसने पाठक को बताना चाहा कि ये जो शब्द बोला जा रहा है, इस शब्द में इस स्वर को बहुत देर तक बोला गया है, तो चूंकि वह नाटक लिख के तो लिपिबद्ध कर देता है कापी में, बोल के तो बता नहीं सकता, कापी में अक्षर होते हैं वो बोलते नहीं हैं, तो उसको पाठक देख करके कैसे जान ले कि इसको बहुत देर तक बोला गया है। तो उसके लिए एक निशान बनाया गया, वो हिंदी संख्या का 3 ले लिया गया। जहाँ भी किसी स्वर को बहुत देर तक बोला गया हो, उसको लिखना हो तो उस स्वर के आगे हम हिंदी का 3 लिख देते हैं, तो पाठक पढ़ने वाला समझ जाता है कि इस स्वर को बहुत देर तक बोला गया है, तो वो प्लुत अवस्था में हो जाता है, उसी को प्लुत स्वर कहते हैं। मित्रों, इसको काफ़ी लोग पढ़ाते हैं, बताते हैं कई लोग कि इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। संभवतः यही ऐसा शब्द है जिसमें प्लुत स्वर का इस्तेमाल हुआ है। इसका इस्तेमाल कहीं होता नहीं है, कभी नहीं होता। लेकिन हम आज आपको बता दें कि इसका इस्तेमाल, इसका प्रयोग हम लोग दिन प्रतिदिन अपने जीवन में हमेशा करते रहते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते, हम जान नहीं पाते हैं कि अभी हम प्लुत स्वर का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लुत स्वर का उच्चारण कर रहे हैं या फिर प्लुत स्वर का प्रयोग कर रहे हैं। कब करते हैं मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कब हम प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। तो मित्रों, सपोज दैट, मान लीजिए कोई आपके पास में खड़ा हो, उसको आपको पुकारना हो। मान लीजिए उसका नाम श्यामू है, उसको आपने पुकारा और कहा श्यामू इधर आओ, ऐसे पुकारा तो श्यामू कहा, माँ पर बड़ा ऊ की मात्रा लगाया, ऐसे देखिए उसको आपने श्यामू कहा, तो ये आपका दीर्घ स्वर है, बड़ा ऊ है और बड़ा ऊ को ही दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो ये आपका अभी बड़ा ऊ दीर्घ स्वर है, ध्यान दीजिएगा, अभी बड़ा ऊ दीर्घ स्वर है। दोस्तों एक बात सुनिए, अभी ये दीर्घ है लेकिन अभी हम इसको प्लुत बनाने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, अभी हम इसको प्लुत बनाने वाले हैं। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और मित्रों में शेयर जरूर करिएगा। तो आइए देखते हैं, श्यामू में जो बड़ाऊ है ये अभी तक दीर्घ है, इसको हम प्लुत बनाने जा रहे हैं। और जो श्यामू पास में खड़ा था जिसको हमने पुकारा, उस श्यामू को अभी हम थोड़ी देर के लिए बहुत दूर ले जाकर खड़ा कर दे रहे हैं, करीबन 100 मीटर दूर, लगभग 100 मीटर दूर उसको खड़ा कर दे रहे हैं और फिर हम उस श्यामू को पुकार रहे हैं। तो आप अनुभव कर सकते हैं कैसे उस श्यामू को पुकारा जाएगा। क्या 100 मीटर दूर खड़े श्यामू को कहा जाएगा श्यामू इधर आओ, वो सुन नहीं पाएगा। जब भी उसको आप पुकारें, कहेंगे श्यामू इधर आना, इस प्रकार से पुकारेंगे तो श्यामू ऐसे आपने बोला तो इस ऊ का उच्चारण बहुत ज़्यादा देर तक कर दिया, बहुत अधिक समय तक कर दिया। आपने कहा श्यामू इस प्रकार से, तो ऊ का उच्चारण बहुत अधिक देर तक कर दिया। और जब आपने श्यामू बहुत देर तक पुकारा और उसको यदि आपको लिखना हो, किसी नाटक में लिखना हो, किसी कविता में लिखना हो, कहीं लिखना हो, और आप सोच रहे हो कि मैं कैसे पाठक को बता दूं कि श्यामू को मैं बहुत देर तक पुकारा हूँ, वो बहुत दूर था, इसको दर्शाने के लिए इस तरह आप लिखते हैं और उसके आगे 3 लिख देते हैं ऐसे,
ऐसे 3 लिख देते हैं तो वह पुरुष स्वर प्रदर्शित हो जाता है और पढ़ने वाला जान लेता है कि हाँ इस स्वर को बहुत देर तक पुकारा गया है। तो ये होता है मित्रों पुरुष स्वर, ये होता है पुरुष स्वर, इसी को पुरुष स्वर कहते हैं। तो पुरुष स्वर का प्रयोग हम दिन प्रतिदिन हमेशा करते रहते हैं। कोई हमारा भाई हुआ, कोई हमारा मित्र हुआ, कोई हमारा बच्चा हुआ, कोई हमारा पड़ोसी हुआ, वो यदि दूर रहता है, खेतों में हम काम कर रहे हैं, खेतों में कोई दूर रहता है उसको पुकारते हैं, रास्ते में जा रहे हैं कोई दूर रहता है किसी को हम पुकारते हैं, तो उसका नाम जब भी लेते हैं उसके लास्ट में जो स्वर है उसको हम बहुत देर तक बोलते हैं और वह स्वर पूर्णावस्था में चला जाता है और उसी स्वर को पुरुष स्वर कहते हैं। तो संभवतः आपके समझ में आ गया होगा पुरुष स्वर क्या होता है। पुरुष स्वर प्रत्येक स्वर हो सकता है, इसी स्वर को आप बहुत अधिक देर तक बोल दीजिए तो वही स्वर आपका पुरुष स्वर हो जाता है। आइए देखते हैं इनके लिए कितनी कितनी मात्राएं मानी गई हैं, मात्राएं रखी गई हैं। तो हर स्वर सबसे छोटा है, सबसे कम समय तक बोला जाता है, इसीलिए इसके लिए एक मात्रा माना गया है, इसके लिए एक मात्रा माना गया है। और आपने छंद में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है देख लीजिएगा वीडियो को। छंद में एक मात्रा के लिए जो निशान है वो ये है, एक खड़ी पाई। तो आपने जाना हर स्वर को एक मात्रा वाला माना गया है क्योंकि वह बहुत ही कम समय तक बोला जाता है। और बात करते हैं दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर को 2 मात्राओं वाला माना गया है, दीर्घ स्वर को 2 मात्राओं वाला माना गया है। और 2 मात्राओं के लिए जो निशान दिया है शिक्षा शास्त्रियों ने, जिसका प्रयोग छंद में अधिकतर होता है, उसके लिए एक वर्तुल रेखा है, अंग्रेजी के यस की आकार की एक रेखा है, जिसको कहीं ऐसे बना दिया जाए उसका मतलब होता है कि वो 2 मात्रा वहां पर है। और ध्यान दें तो इस पुरुष स्वर पर ये 3 मात्राओं वाला माना जाता है, 3 मात्राओं वाला माना जाता है, 3 मात्राओं वाला माना जाता है। इसके लिए जो निशान है वो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, हिंदी संख्या का 3 है, वही लिख लिया जाता है, तो इसे ही पुरुष कहते हैं। तो आपने पढ़ा, आपने जाना कि कालमान के आधार पर, समय के आधार पर स्वर के, अभी हम मित्रों केवल स्वर पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, केवल स्वर पढ़ रहे हैं, व्यंजन को भी नहीं पढ़ रहे हैं, व्यंजन को आगे चल के पढ़ेंगे। अभी केवल स्वर को पढ़ रहे हैं और उसी स्वर को कालमान के आधार पर हमने पढ़ लिया। इसके पहले हमने उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा था, उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर, संधि स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, ये सब पढ़ा था। अभी हम कालमान के आधार पर पढ़ रहे हैं, यानी समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। समय के आधार पर का मतलब है बोलने में लगा हुआ समय। तो बोलने में लगता है 3 प्रकार का समय, एक तो लगता है बहुत ही कम, एक उससे 2 गुना और एक उससे भी ज्यादा। तो जो सबसे कम समय लगता है जिसको बोलने में, उसको हर्ष स्वर कहा गया, हर्ष मीन्स होता है छोटा। और जिसको बोलने में उससे ज्यादा अपेक्षाकृत समय लगता है उसको दीर्घ स्वर कहा गया, दीर्घ मीन्स होता है बड़ा। और सबसे ज्यादा जिस स्वर को बोलने में समय लग जाता है उसको पुरुष स्वर कहा गया। ध्यान दीजिएगा, पुरुष स्वर में सभी स्वर शामिल होते हैं, कोई भी स्वर पुरुष हो सकता है, कोई भी स्वर पुरुष हो सकता है जिसको बहुत देर तक बोल दिया जाए, बहुत देर तक उसका उच्चारण कर दिया जाए, तो ये पुरुष स्वर होता है। इन तीनों के बारे में आप जान चुके होंगे संभवतः। अब हम लोग जरा सा ध्यान देते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार का बनेगा, यहाँ से प्रश्न किस प्रकार के बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर का पहला प्रश्न जो बनता है वो आपका बन सकता है, कालमान के आधार पर, कालमान के आधार पर स्वर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। ये आपका पहले प्रकार का क्वेश्चन है, पहले प्रकार का प्रश्न है, ऐसा प्रश्न बन सकता है, परीक्षाओं में भी आ चुका है ऐसा प्रश्न। तो इसके लिए यदि आपको ऑप्शन दे दिया जाए, ऑप्शन ए में 4, ऑप्शन डी में 3, ऑप्शन डी में सी में 5, ऑप्शन डी में 7, इस प्रकार का प्रश्न होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कालमान के आधार पर पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इन 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3। आइए देखते हैं और किस प्रकार का क्वेश्चन इसमें बन सकता है। देखिए मित्रों, किसी भी टॉपिक पर क्वेश्चन अनेक प्रकार के बन सकते हैं, कई प्रकार के बन सकते हैं, किसी भी तरीके से वहाँ आपसे पूछा जा सकता है।
फिलहाल हमारा प्रयास रहेगा कुछ ऐसे प्रश्न का तरीका आपको बता दिया जाए ताकि आप किसी भी प्रकार के प्रश्न को हल कर सकें। तो देखिए, एक प्रश्न इस प्रकार का बन सकता है, पुलस्वर किस आधार पर स्वर का एक भेद है। इस प्रकार का आपका प्रश्न बन सकता है, पुलस्वर किस आधार पर स्वर का एक भेद है। ऑप्शन में हो सकता है पहला आपका उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा आपका कालमानी के आधार पर, तीसरा आपका स्पर्श के आधार पर, और डी में हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार का आपका प्रश्न बन सकता है, पुलस्वर किस आधार पर स्वर का एक भेद है। ऑप्शन ए में रहेगा उत्पत्ति के आधार पर, ऑप्शन बी में रहेगा कालमान के आधार पर, ऑप्शन सी में रहेगा स्पर्श के आधार पर, और ऑप्शन डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो यदि आप इस प्रश्न को हल करते हैं, सोचते हैं, तो आपको मिलेगा कि पुलस्वर किस आधार पर है। आपने पढ़ा है कालमान के आधार पर ही पुलस्वर स्वर का एक भेद है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सही होगा कालमान के आधार पर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा कालमान के आधार पर। तो मित्रों, ये हिंदी वर्णमाला का तीसरा भाग था। इसी प्रकार 1 बाय 1 करके एक एक भाग बनता रहेगा। और यदि आप चाहते हैं कि हमारा प्रत्येक वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और मित्रों में शेयर जरूर करिएगा। इस प्रकार इस वीडियो में आपने पढ़ा कि कालमान के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं। आगे चल के हम लोग इसका अगला भाग पढ़ेंगे और उसमें हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर स्वरों के प्रकार। अगले भाग में, अगले वीडियो में उच्चारण के आधार पर स्वरों के प्रकार को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।